हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकौशल। आज की क्लास के अंदर हम आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं। जैसा कि हमने पहले भी कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी काफ़ी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ जो हमारे ग्रुप के एग्ज़ाम हैं वो उनके एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं और एग्ज़ाम की डेट्स भी। तो मे बी हमारे जो ये कॉमर्स वाला एग्ज़ाम है इसकी भी अभी नियर बाय कुछ दिनों में आ जाए, कुछ इसकी भी न्यूज़ की एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसलिए आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा टाइम दें, प्रिपरेशन पूरी रखें क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है। और आपकी उसी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं जो एचएससी के द्वारा ही पहले कंडक्ट किए गए थे, एग्ज़ाम अकाउंटेंट के हो या ऑडिटर के हो, उनसे जो भी हमारे सिलेबस के साथ मैच होते हैं जो उनको हम आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आगे भी आपको ऐसी क्लासेस जो हैं वो मिलती रहेंगी, डेली ना सही बट 2-3 दिन में ज़रूर मिल जाएगी आपको एक क्लास। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द क्रेडिट बैलेंस इन द लेजर अकाउंट शोज, यानी कि जो हमारे लेजर्स अकाउंट होते हैं उनके अंदर अगर जो क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट बैलेंस किस चीज़ को शो करता है, रिवेन्यू को या एसेट्स को या फिर कोई एक्सपेंसेस या एसेट्स को या एक्सपेंसेस लाइबिलिटी को या फिर रिवेन्यू और लाइबिलिटी को। तो अब देखो, अगर हमारा जो लेजर अकाउंट है उसके अंदर क्रेडिट बैलेंस बचता है, पहले तो ये समझना जरूरी है कि क्रेडिट बैलेंस बचता किसका है। एक तो जो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, लाइबिलिटीज़ को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं और एसेट्स को डेबिट करते हैं। तो एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट का बचता है, जबकि बात करें लाइबिलिटीज़ की तो उनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट में शो होता है। तो लाइबिलिटीज़ जो है उनका तो आएगा ही क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेंसेस में और रिवेन्यू में कि जो एक्सपेंसेस हैं उनका क्या बैलेंस होता है और रिवेन्यू का क्या। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे हम नॉमिनल अकाउंट में एक रूल भी पढ़ते हैं कि जो भी हमारी इनकम्स हैं और जो गेन है उनको क्रेडिट किया जाता है और जो भी हमारे लॉस हैं और एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट किया जाता है। तो यानी कि रिवेन्यू का जो बैलेंस है, यानी कि जो इनकम हमें मिलती है, आय जो मिलती है, उसका बैलेंस मिलता है क्रेडिट में। जबकि बात करें कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनका जो बैलेंस है वो हमेशा डेबिट में होता है। तो इस तरह से हमने समझा कि जो लाइबिलिटीज़ हैं और जो रिवेन्यू है इनका बैलेंस जो है लेजर अकाउंट्स में क्रेडिट बैलेंस शो होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो डी ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रिवेन्यू एंड लाइबिलिटी। यानी कि अगर जो लेजर अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस में या तो वो रिवेन्यू को शो करता है या लाइबिलिटी को शो करता है। और अगर यहाँ पे होता कि जो लेजर अकाउंट है उनमें डेबिट बैलेंस किसका शो होता है तो वो किसका होता है, वो होता है एक्सपेंसेस का और एसेट्स का। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है, वैसे ही है थ्योरेटिकली। देखो, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स 50,000 रुपीज़, यानी कि मिस्टर जो ए है उसने 50,000 रुपये का सामान बेचा। अब इस 50,000 में क्या इंक्लूड है, विच इंक्लूड ए सेल टू ए कस्टमर फॉर ₹5,500, यानी कि इसमें 5500 रुपये का एक कस्टमर की सेल इंक्लूड है जो कि 5500 एट ए कॉस्ट प्लस 10% के हिसाब से सेल की गई थी। बट दीज गुड्स वर स्टिल इन गोडाउन, लेकिन ये जो सामान है जो हमने बेच दिया एक कस्टमर को, ये अभी भी हमारे ही गोडाउन में है, लेकिन एट द रिस्क ऑफ बायर, यानी कि जो खरीदने वाला है उसके रिस्क पर। तो एक तरह से हमने सेल तो कर रखी है बट जो सामान है ना वो अभी हमारे गोडाउन में है, लेकिन उस सामान के ऊपर जो रिस्क है वो भी बायर का ही है, खरीदने वाले का ही है। तो अब हमें बताना है कि जो टोटल सेल है उसको हम कितना रिकॉर्ड करेंगे, 50,000 या इसमें से इसको घटा के। अब देखो, हमने तो सामान बेच रखा है तो हमारा बिल्कुल रिस्क खत्म हो चुका है, ये बस स्टोरेज जो है ना वो हमारे पास है। तो इस तरीके से हम देखें तो जो सेल है वो हमारी पूरी की पूरी 50,000 ही इंक्लूडेड होगी, ना कि हम इस 5500 को घटाएंगे, क्योंकि मिस्टर ए ने इस सामान को बेच दिया है और इसके ऊपर जो रिस्क है वो भी बायर का ही है। तो जो मिस्टर ए है उसकी तरफ से तो सारी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी केयर टेकर की वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब जो हम टोटल सेल है उसके अंदर 50,000 पूरे के पूरे 50,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड डील विद ऑडिट प्लानिंग, यानी कि जो हमारे उसके ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड जिनको बोलते हैं, या इन शॉर्ट AAS, ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनमें से जो ऑडिट प्लानिंग है उससे रिलेटेड कौन सा स्टैंडर्ड है। तो देखो, ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने ये जो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं तो आप बता सकते हो कि AS 8 है, 7 है, 9 है या 8,
ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए, यहाँ पे कोई अलग ऑप्शन कर लो 11। ठीक है, तो जो ऑडिटिंग के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनमें ऑडिट प्लानिंग के साथ जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है वो डील करता है। ठीक है, यानी कि जो ऑडिटिंग का जो स्टैंडर्ड है ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 8 वो बताता है ऑडिट प्लानिंग के बारे में। अब देखो ये ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं, ये इस कुछ स्टैंडर्ड कुछ परमाप जो है वो बनाए गए हैं ऑडिटर्स को गाइडेंस के लिए कि भाई ऑडिटर्स को अपना जो काम है वो किस तरीके से करना चाहिए। तो इसमें से जो AS8 है वो ऑडिट प्लानिंग से रिलेटेड है कि कैसे एक ऑडिटर को अपने काम की प्लानिंग करनी चाहिए, प्रॉपर एक इफेक्टिव वे में वो अपनी ऑडिटिंग को कंप्लीट कर पाए इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट लेबर कोस्ट। यहाँ पर कुछ कोस्ट या एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, उनमें से हमें ये बताना है कि डायरेक्ट लेबर कोस्ट कौन सी है। अब पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती क्या है। अब देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगा लो या फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगा लो, उस जहाँ पर डायरेक्ट वर्ड आ गया ना, तो यानी कि वो खर्चा वो कॉस्ट जो डायरेक्टली लिंक है हमारा जो मेन बिजनेस है ना, जिस चीज़ों का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे रिलेटेड। यानी कि अगर हम कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो जो कपड़े बनाने में जो भी कॉस्ट लगेगी डायरेक्टली, कपड़े को बनाने में जो कॉस्ट लगेगी वो होगी उसकी डायरेक्ट कॉस्ट। यानी कि या तो उस पर लेबर लगेगी या डायरेक्ट हम कुछ रॉ मटेरियल लेके आएंगे तो उसके ऊपर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगेगी। यानी कि जो हमारा मेन बिजनेस है उससे डायरेक्टली लिंक्ड है जो कॉस्ट वो होती है डायरेक्ट कॉस्ट। अब यहाँ पर पूछा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी कि वो कॉस्ट जो चीज़ों को गुड्स को मैन्युफैक्चर करने वाले जो लेबर हैं उनके ऊपर जो खर्चा लगता है, जो कॉस्ट लगती है वो कौन सी होती है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सुपरवाइजर सैलरी इन द फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री के अंदर जो सुपरवाइजर है उसकी सैलरी। देन है कॉस्ट ऑफ द पेरोल अकाउंटिंग सिलेक्शन, यानी कि जो पेरोल अकाउंटिंग का जो सिस्टम हम रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट्स वगैरह रिकॉर्ड करते हैं उससे रिलेटेड कॉस्ट। देन नेक्स्ट है ए बोनस पेड टू द स्टोरमैन, कि जो स्टोरमैन है हमारे जहाँ पर गुड्स स्टोर है वहाँ पर एक स्टोरमैन काम करता है उसका जो बोनस है वो। नेक्स्ट ऑप्शन है द वेजेज ऑफ एन ऑपरेटिव पेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट अचीव्ड, यानी कि वो मजदूरी वो जो हमने एक काम करने वाला जो ऑपरेशन हमारी फैक्ट्रीज के अंदर हो रहे हैं उसको दी है, ज़्यादा आउटपुट जो है उसने मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन अगर उसने किया है तो वो जो मजदूरी उसको दी गई है वो। तो अब देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होगी, जो डायरेक्टली लेबर से लिंक्ड है, मतलब जो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी जो जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उससे लिंक्ड है। तो जो यहाँ पर बोला गया कि जितना आउटपुट उसने अचीव किया है उसके हिसाब से को जो मजदूरी दी जा रही है, तो यानी कि वो जिस भी वर्कर्स को ये वेजेस दी जा रही है वो डायरेक्टली लिंक है प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज में, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उससे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ए मास्टर बजट कंप्राइजेज। अब देखो जो बजट होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, फिक्स्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट और एक होता है मास्टर बजट। अब ये जो मास्टर बजट है इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ों के बजट या क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ए बजटेड बैलेंस शीट, की एक बैलेंस शीट बजट में के फॉर्म में बनाई हुई कि भाई ये हमारी एसेट होगी, ये हमारी लाइबिलिटीज़ इतनी इतनी होंगी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म उसके हिसाब से, तो वो बजटेड बैलेंस शीट। या फिर बैलेंस शीट और P&L अकाउंट दोनों, या बैलेंस शीट P&L अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट तीनों, या फिर एक ये बैलेंस शीट, एक P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी किसके ऊपर बेस्ड अपॉन कोऑर्डिनेटेड डिपार्टमेंटल ऑपरेटिंग बजट, यानी कि जो हमारे सारे डिपार्टमेंट्स हैं बिजनेस के अंदर उनके जो ऑपरेटिंग बजट्स हैं उनके ऊपर जो बेस्ड है ये तीनों बजट। वो इनमें से कौन से होते हैं इंक्लूड मास्टर बजट के अंदर। अब देखो मास्टर बजट होता है कि मेन बजट जिसके अंदर सारी जो भी बजट है उनका एक तरह से हम इनको कोलैब करके इकट्ठा करके इसके अंदर इंक्लूड करते हैं मास्टर बजट में। तो मास्टर बजट में सिर्फ बैलेंस शीट ही नहीं आती और ना ही बैलेंस शीट और P&L आते, बल्कि सारी चीज़ें आती हैं, एक बैलेंस शीट भी, P&L अकाउंट भी और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी, और वो भी बेस्ड अपॉन कोऑर्डिनेटेड डिपार्टमेंटल ऑपरेटिंग बजट, यानी कि जो डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन में आपस में जो मिलाए हुए एक बजट है, ऑपरेटिंग जो बजट है उनको भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो मास्टर बजट में जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एजुकेशन सेस इज लिवेबल इन केस ऑफ। ये हमारा इनकम टैक्स से रिलेटेड सवाल है कि जो एजुकेशन सेस है, जो एजुकेशन हम पढ़ते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पढ़ते हैं ना जब इनकम वगैरह कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स के पर्पज से, तो एक सेस लगता है एजुकेशन या हेल्थ टैक्स। ये जो है वो किसके ऊपर लगाया जाता है, मतलब एक इंडिविजुअल पे या HUF पे लगाया जाता है, एक कंपनी पे लगाया जाता है, या सभी जो SSCs है उन पे लगाया जाता है, या टैक्सेबल नहीं होता। अब देखो टैक्सेबल तो होता है,
हम जब भी नॉर्मल भी अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा है तो उसके फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक भी पढ़ोगे ना, तब भी वहाँ पे होगा कि जो टोटल इनकम है उसके ऊपर लास्ट में हम 4% रेट से एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हैं, तो यानी कि नॉन टैक्सेबल तो है नहीं, टैक्स तो लगता है। देन बात करें इंडिविजुअल और HUF की, तो अगर हम इंडिविजुअल की इनकम निकालें उस पर भी लगेगा, अगर कंपनीज की निकालें उस पर भी लगेगा, HUF पे भी लगेगा, यानी कि सारे SSCs पे लगता है। अगर कोई फर्म है, LLP है, उन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाली है, या कोई प्राइवेट कंपनी है, सारी कंपनियों पे, सारे इंडिविजुअल यानी कि जो भी टैक्स भरता है उन सब पे लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ऑल SSC जो भी लाइबल है टैक्स की पेमेंट के लिए, उन सब के ऊपर लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और रेट क्या है 4%। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ए कंट्री इज सेड टू बी इन अ डेब्ट, यानी कि एक कंपनी को हम डेट में की कंडीशन में कब बोलेंगे कि कंपनी जो है वो अब पूरी तरह ऋण में धंस चुकी है या फंस चुकी है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बोलता है इट हैज़ टू अबाइड बाय कंडीशनैलिटीज इम्पोज्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो अगर कुछ कंडीशंस जो हैं वो इम्पोज कर दे किसी देश के ऊपर। ऑप्शन नंबर 2 है इट हैज़ टू बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन, यानी कि इस देश को, जो भी देश डेट में है, उसको अपनी जो इंटरेस्ट, जो मतलब उसने पहले से जो लोन ले रखा है, उस लोन का जो ब्याज है ना, उस ब्याज को चुकाने के लिए भी दोबारा से कहीं से लोन लेना पड़ता है वो देश। या फिर इट हैज़ बीन रिफ्यूज्ड लोन एंड एड फ्रॉम क्रेडिटर्स अब्रोड, या दूसरे देशों से जो लेनदार हैं उन्होंने मना कर दिया इनको लोन देने के लिए कि भाई इस देश को हम लोन नहीं देंगे। या फिर ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है द वर्ल्ड बैंक चार्जेज ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग एज वेल एज ए न्यू लोन्स, यानी कि अगर वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं तो उसके ऊपर जो वर्ल्ड बैंक है वो बहुत हाई रेट से इंटरेस्ट चार्ज करता है उनके ऊपर, तो वो कंट्री। तो अब यहाँ पर सारी ही जो चारों ही ऑप्शन है वो सेम से टाइप से है, मतलब सभी ये बता रहे हैं कि किसी देश को मतलब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कर्ज है और उसको लोन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर इसमें बात की गई है वर्ल्ड बैंक की, स्टार्टिंग में IMF की बात की गई है, और ये जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर है कि जो और क्रेडिटर्स है वो लोन देने से मना कर रहे हैं उस देश को। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बोल रहा है कि इट हैज़ टू बोरो, यानी कि इसको अपने जो पहले वाला जो लोन है उसके इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए भी दोबारा से लोन लेना पड़ रहा है, यानी कि इस देश के पास इतनी भी इनकम जनरेट नहीं हो रही कि अपना जो लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट कर सके, इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए दोबारा से लोन लेना पड़ रहा है। तो अब ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल क्लियरली बता रहा है कि वो एक देश जो है ना वो पूरी तरह से डेट के अंदर फंस चुका है, ठीक है, क्योंकि उसके पास इतनी भी इनकम नहीं है कि वो इंटरेस्ट की पेमेंट कर सके, उसके लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। तो जब आप के पास इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए भी पैसे ना, उसके लिए भी आप लोन लेते हो, तो यानी कि वो पूरा जो वो देश है या कोई पर्सन है वो पूरी तरह से डेट में फंस चुका है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली रिगार्डेड एज ए ट्रू इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, उस इकोनॉमिक ग्रोथ को एक तरह से दर्शाने वाला, उसके बारे में बताने वाला ट्रू जो इंडेक्स है, सही जो इंडेक्स है, उसको हम मतलब वो किस इंडेक्स को लेके चलते हैं या किस चीज़ से मानते हैं कि हाँ भाई इस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है, अच्छी है। तो सबसे पहला जो ए ऑप्शन है वो है एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट अ कांस्टेंट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर, कि जो हमारी देश की राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, वो कांस्टेंट प्राइसेस पे इंक्रीज कर रही है। देन नेक्स्ट है ए सस्टेन्ड इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, कि एक सस्टेन रेट यानी कि हमेशा से एक रेट जो वो सेम रहने वाली रेट से जो रियल पर कैपिटा इनकम है, रियल पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि जो लोग हैं एक देश के, उन देशों में एक व्यक्ति की जो एक तरह से इनकम है पर कैपिटा इनकम, यानी कि जब हम टोटल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो वो आती है पर पर्सन इनकम। तो वो जो पर कैपिटा इनकम है, रियल पर कैपिटा इनकम, रियल का मतलब है कि इसके साथ महंगाई, इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट किया गया है, तो जो रियल पर कैपिटा इनकम है वो एक सस्टेन्ड मैनर में इंक्रीज हो रही है वो। देन नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट करंट प्राइस ओवर द टाइम, कि जो नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय उसमें करंट प्राइसेस पे लगातार इंक्रीज बढ़ोतरी हो रही है। या फिर एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम अलोंग विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन, या फिर जो इनकम है, नेशनल इनकम है वो बढ़ रही है लेकिन साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। ये तो इनमें से कौन सा इंडिकेटर जो है वो हम लेके चलते हैं जो शो करता है कि किसी देश में की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर रही है। तो अब देखो सबसे पहला कि नेशनल इनकम कॉन्स्टेंट प्राइसेस पे है, तो इससे बिल्कुल मतलब थोड़ा अंदाजा हो सकता है कि भाई हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ है अगर ये इनकम बढ़ रही है तो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि अगर ये इनकम बढ़ रही है तो सच में ही उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि हर बंदे के जो इनकम का लेवल है वो बढ़ना चाहिए, और वो भी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद। तो ये जो
चीज़ है वो कौन सा ऑप्शन दर्शाता है, बी वाला, जहाँ पर एक सस्टेन्ड मैनर के अंदर, मतलब एक सस्टेन्ड वे में इंक्रीज हो रहा है रियल पर कैपिटा इनकम के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट। अब जो पार्लियामेंट में यूनियन बजट हमारा पेश होता है, उस बजट को बनाने के लिए और प्रेजेंटेशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब देखो, जो यूनियन बजट है उसको हमारा इकोनॉमिक्स जो अफेयर्स का डिपार्टमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन अब देखो कई बार आप गूगल पे वगैरह या कहीं पे भी सर्च करोगे तो कई जगह पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू भी मिल जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में इकोनॉमिक अफेयर्स है तो सबसे पहले इस इकोनॉमिक अफेयर्स पे ही जाना है, क्योंकि मेन जो डिपार्टमेंट है वो इकोनॉमिक ऑफ अफेयर्स है, जिसका एक तरह से जिम्मेदारी होती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बजट, जो यूनियन बजट है उसको बनाने की और उसको प्रेजेंट करने की। ठीक है, वैसे इस इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर ही हम बोल सकते हैं कि कुछ रेवेन्यू का एक हिस्सा आता है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है बजट से रिलेटेड, लेकिन मेन जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक डिफ्लेशन का मतलब है मंदी की जो स्थिति है, एक होता है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, और डिफ्लेशन यानी कि मंदी की जो मंदी की स्थिति है उसको दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है, इट हैज़ ए सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ ए करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसी, यानी कि एक सडन अचानक से फॉल हुआ है वैल्यू के अंदर करेंसी की अगेंस्ट अदर करेंसी, दूसरे देशों की करेंसी के कंपैरिजन में एक देश की करेंसी जो है उसमें अचानक से गिरावट हुई है उसकी वैल्यू के अंदर, तो ये केस। नेक्स्ट है, इट इज़ अ परसिस्टेंट रिसेशन इन बोथ द फाइनेंशियल एंड रियल सेक्टर, कि दोनों सेक्टर यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर भी, वित्तीय क्षेत्र भी, और जो रियल सेक्टर है उसके अंदर भी जो रिसेशन है, रिसेशन मतलब मंदी की स्थिति बनी हुई है लगातार। नेक्स्ट है, इट इज़ ए परसिस्टेंट फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो जनरल प्राइस है गुड्स और सर्विसेज का एक इकोनॉमी के अंदर, एक अर्थव्यवस्था में, वो जो है वो लगातार गिर रहा है। नेक्स्ट है, इट इज़ ए फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि जो महंगाई की जो दर है वो लगातार जो है वो कम हो रही है, फॉल यानी कि गिर रही है, कम हो रही है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है डिफ्लेशन के बारे में? अब देखो, करेंसीज हैं, करेंसी का डिफ्लेशन के साथ कोई लिंक नहीं होता, मंदी जो है वो आती है गुड्स एंड सर्विसेज के हिसाब से। ठीक है, कि गुड्स और सर्विसेज का जो मेन जो प्राइस लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है, तो करेंसीज का तो कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है, एक परसिस्टेंट रिसेशन इन बोथ फाइनेंशियल और रियल सेक्टर, यहाँ पर बात होगी सेक्टर्स की, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन है इसमें बोल रहे हैं कि जनरल प्राइस लेवल जो है ना वो गिर रहा है, किसका? वस्तुओं का और सेवाओं का, गुड्स का और सर्विसेज का, तो ये इंडिकेट कर रहा है डिफ्लेशन की कंडीशन को, कि जो मंदी है किसी अर्थव्यवस्था में आ रही है, अगर उस अर्थव्यवस्था की जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनका जो जनरल प्राइस है, जो सामान्य कीमत का जो लेवल है, स्तर है, वो लगातार परसिस्टेंसली फॉल कर रहा है, कम हो रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, यानी कि जब परसिस्टेंट लगातार फॉल हो हमारे जो जनरल प्राइस लेवल है गुड्स एंड सर्विसेज का उसके अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ए ग्रेट डील ऑफ FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया कम्स फ्रॉम मॉरिशस देन फ्रॉम मैनी मेजर एंड मैच्योर इकोनॉमी लाइक UK एंड फ्रांस। अब देखो यहाँ पर बोला गया कि जो मॉरिशस है वहाँ से हमारी सब मतलब बहुत ज़्यादा FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, तो ऐसा क्यों है? मतलब इसके पीछे रीजन क्या है? ये मतलब ये जो और अदर मैच्योर इकोनॉमी है जैसे कि UK की है, फ्रांस की है, इनके कंपैरिजन ज़्यादा हमारी वो आती है FDI आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है मॉरिशस से। क्यों आती है ऐसे? इसका पीछे का रीजन जो है वो क्या है? अब FDI आपको पता होगा कि क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो दूसरे देशों के जो बिजनेसमैन है वो हमारे देश के अंदर पैसा लगा रहे हैं बिजनेसेस में, इंडस्ट्रीज में। ठीक है, वो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब मॉरिशस से ये ज़्यादा क्यों आती है हमें? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बताता है कि इंडिया हैज़ अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद मॉरिशस, यानी कि मॉरिशस जो देश है उसके साथ इंडिया का एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का, यानी कि जो डबल टैक्सेशन होता है, मतलब डबल टैक्सेशन का मतलब है एक कोई ए पर्सन है, इसने इनकम कमाई किसी दूसरे देश में, वहाँ पर भी इसने टैक्स भरा उस इनकम पे, और फिर जब ये इंडिया में लेके आया
इस इनकम को, तब वहाँ पर भी इसको टैक्स लगना पड़ा। तो यानी कि इस बंदे की इनकम पे 2 बार टैक्स लग गया 2 अलग अलग देशों में, तो ये होता है डबल टैक्स। तो इस डबल टैक्स को ना लगे किसी पर्सन की इनकम पर, इसके लिए एक एग्रीमेंट किया जाता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो इंडिया और जो मॉरिशस है उसके बीच में ये एग्रीमेंट हो चुका है। इस वजह से क्या एफडीआई ज़्यादा आती है यहाँ से। या फिर इंडिया हैज़ अ प्रेफरेंस फॉर सर्टेन कंट्री एज रिगार्ड टू रिसीविंग एफडीआई, की इंडिया ने जो है वो प्रेफरेंस सेट कर रखी है कि भाई इन देशों से हमारी एफडीआई जो है वो ज़्यादा आनी चाहिए। या फिर मोस्ट सिटीजन ऑफ मॉरिशस हैव अ एथनिक आइडेंटिटी विद इंडिया सो दे फील सिक्योर टू इन्वेस्ट इन इंडिया, यानी कि जो मॉरिशस के लोग हैं, ज़्यादातर जो सिटीजन हैं, उनकी कोई एथनिक हमारे साथ पहचान है, आइडेंटिटी है इंडिया के साथ, तो इसलिए वो अपने पैसे जो है वो इंडिया में लगाना सिक्योर समझते हैं। या फिर इम्पेंडिंग डेंजर्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज प्रमोट मॉरिशस टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ग्लोबल क्लाइमेट में जो चेंज हो रहे हैं उनकी वजह से जो मॉरिशस के जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रमोट होते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में करनी चाहिए। तो अब इनमें से क्या रीजन है ज़्यादा एफडीआई आने का? तो अब देखो अगर हम लास्ट वाला ऑप्शन देखें डी, यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो अब क्लाइमेट चेंज का तो इफेक्ट हर जगह पे पड़ेगा, तो इसकी वजह से तो जरूरी नहीं है कि एफडीआई हमारे यहाँ पे आए, वो तो किसी और देश में भी जा सकती है। तो ये सही रीजन नहीं है। नेक्स्ट है कि जो ज़्यादातर सिटीजन है वो इंडिया से रिलेटेड है, मतलब उनकी एथनिक जो आइडेंटिटी है वो इंडिया के साथ है, तो ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन बी था कि इंडिया जो है उसने प्रेफरेंस सेट कर रखी है कुछ कंट्रीज से रिसीविंग, लेकिन ऐसी कोई हमने प्रेफरेंस सेट नहीं कर रखी, क्योंकि हम जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके पार्ट, और वहाँ पर ये होता है कि किसी देश को हम ना ही रिस्ट्रिक्ट कर सकते और ना ही ज़्यादा फेवर कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बोलता है कि इंडिया ने डबल टैक्सेशन का जो अवॉइडेंस एग्रीमेंट है वो साइन कर रखा है। तो अब देखो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है एफडीआई का, मतलब अगर एक बंदा है उसको डबल टैक्स देना पड़ रहा है किसी ए देश में भी और बी देश में भी, तो वो एक तरह से मतलब हेजिटेट करेगा अपने पैसे उन देश में लगाने के, क्योंकि उसे अपनी इनकम पे 2 बार टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन अगर कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट है तो यानी कि उसका जो टैक्स है वो एक ही बार होगा, या तो किसी इंडिया में या फिर मॉरिशस में, तो इस वजह से ज़्यादा एक तरह से प्रमोशन मिलता है एफडीआई को। तो राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द रिडक्शन इन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम विच रिजल्ट्स फ्रॉम टैक्स रेट्स नॉट बीइंग एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज टर्न एज। अब देखो यहाँ पर बोला गया कि जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। ठीक है, पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, डिस्पोजेबल यानी कि प्रयोज्य, और इनकम मतलब आय। तो जो हमारी राष्ट्रीय प्रयोज्य आय या फिर बोले पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, ये होती है वो इनकम जो व्यक्ति है, मतलब हमारे देश के अंदर जितने भी व्यक्ति या परिवार उद्यम है, वो अपनी इनकम जो है वो एक तरह से उपभोग के लिए तैयार, मतलब उसको कहीं पे वो स्पेंड कर सकते हैं, खर्च करने के लिए उनके पास जो इनकम होती है ना वो होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब मान लो किसी देश के सभी लोगों ने मिलकर 10,000, एक तरह से फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, 10,000 इनकम अर्न करी, कमाई। अब इसमें से कुछ टैक्स वगैरह जो है वो कटता है, यानी कि फिर टैक्स देने के बाद जो इनकम बची उनके हाथ में, जिसको वो खर्च कर सकते हैं अपनी किसी भी जरूरत के ऊपर, वो होती है डिस्पोजेबल इनकम। तो ये जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है इसके अंदर रिडक्शन आ रहा है, यानी कि घट रही है, कम हो रही है। किस वजह से? विच रिजल्ट्स फ्रॉम टैक्स रेट्स नॉट बीइंग एडजस्टेड। क्योंकि जो टैक्स रेट है उनको एडजस्ट नहीं किया गया इन्फ्लेशन, महंगाई के साथ। तो इस वजह से यानी कि टैक्सेस को इन्फ्लेशन के साथ, महंगाई के साथ एडजस्ट ना करने की वजह से जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है उसके अंदर कमी आती है या रिडक्शन होता है। तो इसको हम किस टर्म के साथ डिफाइन करते हैं? फिस्कल इल्यूजन के साथ, क्राइसिस के साथ, फिस्कल ड्रैग के साथ, या फिस्कल रेस्टिट्यूट के साथ। अब देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फिस्कल ड्रैग। फिस्कल ड्रैग एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि जो सरकार है ना वो जो टैक्स रेट है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने से लोगों की इनकम बढ़ा रखी है क्योंकि महंगाई के साथ डील करने। लेकिन अब देखो जब इनकम बढ़ती है तो टैक्स रेट की और ज़्यादा, मतलब जो टैक्स की रेट है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उसके हिसाब से। लेकिन इनकम तो इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि महंगाई है, वही इन्फ्लेशन है, तो महंगाई है तो महंगी, कोई भी चीज़ जो है वो खरीदते हैं तो महंगी पड़ती है इन कंपेरिजन टू पहले के कंपेरिजन में महंगी पड़ती है, इसलिए इनकम बढ़ाई गई है। लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट ही नहीं किया, तो वो जो एक्स्ट्रा इनकम इसलिए बढ़ाई गई थी कि इन्फ्लेशन की वजह से। तो अब वो जो इनकम है एक्स्ट्रा वाली, इन्फ्लेशन वाली इनकम, वो टैक्स के थ्रू चली जाती है। तो यानी कि जो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट नहीं की गई, इस वजह से जो लोगों के हाथ में जो पैसा है, यानी कि उनकी जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाती है, और इसी को बोलते हैं फिस्कल ड्रैग। ठीक है,
अब इसके अलावा कुछ और टर्म है, इनका भी मतलब समझ लेते हैं। देखो, फिस्कल ड्रैग हमने पढ़ा कि फिस्कल ड्रैग क्यों होता है कि स्लो डाउन हो जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। क्यों? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है हमारी देश की अर्थव्यवस्था का विकास। अब वो विकास कैसे होता है? जितना ज़्यादा हम स्पेंड करेंगे, जितना ज़्यादा हम खर्च करेंगे, और खर्च कैसे करते हैं? हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से। अब इन्फ्लेशन के साथ टैक्स रेट एडजस्ट नहीं की गई, इस वजह से जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो रही है। तो यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारे देश की, हमारी अर्थव्यवस्था की, वो भी स्लो हो जाएगी। तो एक स्लो डाउन होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ स्पेंडिंग, यानी कि स्पेंडिंग में कमी, स्पेंडिंग खर्च में कमी। क्यों खर्च में कमी? क्योंकि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई। एंड इंक्रीज्ड टैक्सेशन रिड्यूसेस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि जो टैक्स रेट है उनको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट नहीं किया गया, और वो टैक्स इनकम ज़्यादा इनकम होने की वजह से ज़्यादा ही चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो इनकम तो मिली है इन्फ्लेशन की वजह से, और बट टैक्सेस को एडजस्ट नहीं किया गया, तो इस वजह से जो स्पेंडिंग वाली जो इनकम है वो कम बचती है, और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन आता है। इसको बोलते हैं फिस्कल ड्रैग। उसके अलावा कुछ एक और टर्म थी, फिस्कल इल्यूजन। अब ये फिस्कल इल्यूजन क्या होता है? यानी कि जब गवर्नमेंट से के जो रिवेन्यूज हैं, गवर्नमेंट की जो इनकम है जहाँ से जनरेट करती है, वो पूरे ट्रांसपेरेंट मैनर में गवर्नमेंट हैंडल नहीं करती, तो इसको बोलते हैं फिस्कल इल्यूजन। देन एक है फिस्कल क्राइसिस। फिस्कल क्राइसिस का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है हमारा, उसके जो इनकम्स हैं, यानी कि उसकी जो आय है, रिवेन्यू है, और जो एक्सपेंडिचर है, उनके बीच में, यानी कि अब रिवेन्यू, अब इनकम जो है वो कम होगी, खर्चा ज़्यादा होगा, तो यानी कि डेफिसिट है, कमी है एक सरकार के पास। तो सरकार इन जो ये डेफिसिट है, जो कमी है पैसे की, इनकम की, एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में, उसको सही से हैंडल नहीं कर पा रही, उसको हैंडल करने में इन एबिलिटी है गवर्नमेंट की। ठीक है, मतलब एबल नहीं है अच्छे से मैनेज करने में, जो ब्रिज है डेफिसिट का एक्सपेंडिचर के बीच में और जो रिवेन्यू है गवर्नमेंट के उसके बीच में, तो इसको बोलते हैं फिस्कल क्राइसिस, यानी कि गवर्नमेंट सही से मैनेज नहीं कर पा रही फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को। एक था फिस्कल रेस्टिट्यूट। फिस्कल रेस्टिट्यूट एक पॉजिटिव टर्म है। इसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है वो एक रिस्पॉन्सिबल मैनर के अंदर, यानी कि पूरी जिम्मेदारी के साथ, जो फिस्कल डेफिसिट है, जो हमारा घाटा होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का सरकार का, उस घाटे को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रही है, हैंडल कर रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं फिस्कल रेस्टिट्यूट। दोबारा से रिपीट करते हो, देखो, फिस्कल इल्यूजन यानी कि जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में काम नहीं कर रही रिवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स में। देन फिस्कल क्राइसिस की जो गवर्नमेंट है वो इनेबल है, जो डेफिसिट, जो कमी होती है एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू में, उसको हैंडल करने में। फिस्कल ड्रैग, जहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन आती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो टैक्स रेट हैं उनको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट नहीं किया। नेक्स्ट था फिर फिस्कल रेस्टिट्यूट। फिस्कल रेस्टिट्यूट का मतलब है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है डेफिसिट को, फिस्कल डेफिसिट को, जो राजकोषीय घाटा है उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है एक इफेक्टिव वे में, इफेक्टिव मैनर से। ठीक है, तो चारों टर्म क्लियर है। ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ आरबीआई रिलेट्स टू, यानी कि जो आरबीआई है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है ये किससे रिलेटेड होते हैं? बैंक रेट प्रपोज फॉर पब्लिक डिपॉजिट, यानी कि जो पब्लिक डिपॉजिट करवाती है बैंक में, उसके ऊपर जो बैंक रेट है जो डिसाइड करता है आरबीआई, या फिर बैंक रेट्स प्रपोज्ड फॉर कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंकों के लिए बैंक रेट डिसाइड की गई है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रिजर्व्स की, गवर्नमेंट रिजर्व से रिलेटेड है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड है। अब देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते थे कि आरबीआई जब मनी को कंट्रोल करने के लिए मार्केट के अंदर गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको खरीदता और बेचता है। ठीक है, मतलब वो इस हिसाब से कि अगर उसको पैसे जो है मार्केट के अंदर सप्लाई जो है वो कम करनी है, तो वो जो सिक्योरिटीज़ है, मतलब अब देखो सिक्योरिटीज़ जो है वो बेच देगा तो लोग सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे और पैसा सारा आरबीआई के पास चला जाएगा, तो इससे कमी आ जाएगी मार्केट में पैसे की। या अगर जो पैसा है उसकी कमी है और ज़्यादा सप्लाई करना चाहता है, तो जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको आरबीआई खरीद लेगा। अब आरबीआई खरीद लेगा तो लोगों के पास है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो अब इन आरबीआई को बेचेंगे तो उनके हाथ में पैसा आ जाएगा। तो इस तरीके से मनी जो है उसकी सप्लाई को कंट्रोल करता है आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन से। किसके थ्रू? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है, अदर देन नेचुरल रिसोर्सेज, वेस्टिंग एसेट्स, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गुडविल एंड लाइफ स्टॉक, इज डील्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सीधी सी बात है, डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग जो होती है उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा है हमसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेप्रिसिएशन का कौन सा होता है। अब देखो,
डेप्रिसिएशन वैसे अलग अलग हो सकता है, जैसे यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन टर्म है इसका हम टेंजिबल एसेट्स के केस में यूज करते हैं। जो टेंजिबल एसेट्स होती है ना हमारी, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे फर्नीचर वगैरह है, कोई बिल्डिंग है, कोई मशीनरी है, वो टेंजिबल एसेट्स। और एक होती है इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि जिनको देख नहीं सकते, जैसे कि गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ये होती है इंटेंजिबल एसेट्स। और एक वेस्टिंग एसेट्स होती है, जो जितना जैसे जैसे यूज करते हैं वो वेस्ट होती जाती है। तो अलग अलग तरह की एसेट्स हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन टर्म जो है वो यूज की जाती है टेंजिबल एसेट्स के केस में। तो अब यहाँ पर सीधा सा पूछा गया है कि जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है उसका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन सा है। तो इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, जो कि डील करता है डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स के साथ। बाकी भी देख लेते हैं। जो AS 12 है वो है रिलेटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट्स, की गवर्नमेंट से रिलेटेड जो ग्रांट्स हैं उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। AS 15 जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, ये रिलेटेड है एम्प्लॉय बेनिफिट से। फिर है AS 9, ये है रिलेटेड टू रिवेन्यू रिकॉग्निशन, की जो रिवेन्यू है उसको हमने कैसे रिकॉग्नाइज करना है, किस बेसिस पे करना है, कैश बेसिस पे करना है या फिर एक्रूड बेसिस पे करना है। ये अलग अलग बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के, हमने रिवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। W लिमिटेड इशूड 20,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच, यानी कि W लिमिटेड है उसने क्या किया, इशू किए 20,000 8% की रेट से डिबेंचर्स 10 रुपीज ईच, यानी कि 10 रुपये का एक, एट पार पे इशू किए, विच आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। और इनको जो रिडम्शन है, रिडीमेबल यानी कि ये जो पैसा वो वापस कब लौटाएगी, 5 साल बाद लौटाएगी कंपनी। और इनको 5 साल बाद कैसे लौटाएगी, प्रीमियम पे लौटाएगी 20%। अब देखो प्रीमियम दो केस में होता है, एक तो जब हम इश्यू करते हैं शेयर्स को या डिबेंचर्स को तब प्रीमियम, और एक जब हम रिडम्शन करते हैं तब प्रीमियम। तो जब इश्यू करते हैं हम शेयर्स को या फिर डिबेंचर्स को, तो उस टाइम पे जो प्रीमियम होता है वो हमारे लिए एक फायदे की चीज़ होती है, बेनिफिट होता है कंपनी के परस्पेक्टिव से, क्योंकि गवर्नमेंट 100 रुपये का 110 रुपये ले रही है, ठीक है, मतलब प्रीमियम 10 रुपये प्रीमियम ले रही है। लेकिन अगर बात करें रिडम्शन के टाइम पे प्रीमियम की, तो रिडम्शन के टाइम पे जो प्रीमियम है वो लॉस होता है कंपनी के पर्सपेक्टिव से। क्यों लॉस होता है, क्योंकि अब मान लो 100 रुपये का डिबेंचर है तो कंपनी 100 रुपये की जगह पे 110 लौटा रही है, तो इसका मतलब है 10 रुपये का जो प्रीमियम दे रही है। तो जो इशू के टाइम पे प्रीमियम है वो होता है बेनिफिट, प्रॉफिट कंपनी के लिए, और जो रिडम्शन के टाइम पे जो पैसे लौटा रही है तब उस टाइम पे जो प्रीमियम है वो होता है लॉस। अब हमसे पूछा गया है कि इन 20,000 जो डिबेंचर्स हैं 10 रुपये का जो एक है, यानी कि 2 लाख होगी पूरी टोटल अमाउंट हमारी, इस 2 लाख रुपए को जब वापस लौटाएगी 5 साल बाद, तो इसके ऊपर 20% प्रीमियम कंपनी जो है वो देगी। अब ये जो प्रीमियम का जो लॉस है, अब इस लॉस को हमसे पूछा है कि जो हर साल हम इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे हमारे P&L अकाउंट से, कि भाई हर साल, क्योंकि 5 साल यूज कर रहे हैं ना, तो 20,000 जो हमारे डिबेंचर्स हैं इनके ऊपर ये जो 20% का जो प्रीमियम का लॉस होगा जब रिडम्शन करेंगे, तो इस लॉस को हम पूरे 5 साल में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 साल यूज कर रहे हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि हर साल कितना हमें राइट ऑफ करना है, तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो हमारी जो अमाउंट है वो कैसे निकलेगी, 20,000 डिबेंचर्स हैं, 10 रुपये का एक है, तो टोटल अमाउंट होगी 2 लाख रुपए। अब इस 2 लाख रुपए जो है, इस 2 लाख के ऊपर हमें 20% प्रीमियम देना है, तो 20% निकालेंगे 2 लाख का, तो यह आ जाएगा 40,000। अब इस 40,000 को हमने 5 साल में राइट ऑफ करना है, हर साल इसका 5वां हिस्सा, तो 40,000 का 5वां हिस्सा निकालेंगे तो आ जाएगा 8,000, यानी कि हर साल हम हमारे P&L अकाउंट से 8,000 रुपये का जो प्रीमियम है उसको राइट ऑफ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इन फायर इंश्योरेंस डैश परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनकम इज कैरिड फॉरवर्ड एज अ प्रोविजन फॉर एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि जो फायर इंश्योरेंस बिजनेस होता है उसके अंदर जो प्रीमियम है, प्रीमियम यानी कि जो प्रीमियम चार्ज करते हैं ना, कि भाई अब कोई भी इंश्योरेंस करवाता तो हर साल जो किस्त भरता है तो वो होता है प्रीमियम। अब वो जो प्रीमियम इनकम है कंपनी को मिल रही है, उस प्रीमियम इनकम का कितने परसेंटेज जो फायर इंश्योरेंस कंपनी है वो कैरी फॉरवर्ड करती है एक प्रोविजन के फॉर्म में P&L अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो फायर इंश्योरेंस कंपनी है उसमें ये होता है कि भाई अब जितना भी प्रीमियम मिला है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो एक रिजर्व बनाती है, प्रोविजन बनाती है, कि अगर ये दोबारा मतलब कि कहीं पे उनको इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो देना पड़ा तो उसके लिए एक प्रोविजन या रिजर्व फॉर्म में बना के रखती है। तो वो जो प्रीमियम या रिजर्व वो कितने % जो प्रीमियम इनकम है उसका बनाया जाता है।
तो सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपने फायर इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस हमारे टॉपिक है तो अलग अलग इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, इन सबसे रिलेटेड। तो इनमें से जो फायर इंश्योरेंस है उसमें कितना परसेंटेज प्रीमियम इनकम का ट्रांसफर किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। 50% जो प्रीमियम इनकम है उसका एक इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कैरी फॉरवर्ड करती है, और जो बाकी जो बचा हुआ बैलेंस है उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखो, जो फायर है, फायर इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ये 50% करती है, लेकिन जो मरीन इंश्योरेंस है उसके अंदर 100% प्रीमियम इनकम जो है उसका प्रोविजन बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो फायर इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं वो 50%, और जो मरीन इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं, ठीक है, यानी कि मरीन इंश्योरेंस का बिजनेस करती है, वो 100% जो प्रीमियम इनकम है उसका प्रोविजन बनाती है फ्यूचर में होने वाले रिस्क के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इफ द अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और इट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, इट इज गोल्ड। अब देखो, एरर से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एरर, आप इनको बहुत अच्छे से कवर करना। यहाँ पर बोला गया है कि अगर हमने क्या कर दिया, अमाउंट जो है उसको हमने पोस्ट कर दिया गलत अकाउंट में, ठीक है, या फिर गलत साइड, तो ये जो एरर है वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए है ओमिशन की, कमीशन की, प्रिंसिपल की और कंपनसेटिंग एरर। अब देखो, जो ओमिशन है, ओमिशन का मतलब होता है भूल। अब कोई चीज एंट्री करना हम भूल गए हैं तो वो होती है एरर ऑफ ओमिशन। फिर है एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है बी, एरर ऑफ कमीशन। जब हम कोई अमाउंट जो है वो किसी गलत अकाउंट में डाल दें, या फिर किसी अकाउंट की गलत साइड डाल दें, मान लो डेबिट करना था और हमने क्रेडिट कर दिया, तो ये जो एरर है इनको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है कि जो मेन प्रिंसिपल है ना अकाउंटिंग के, उन प्रिंसिपल को ही हम फॉलो नहीं कर रहे अकाउंटिंग के टाइम पे। जैसे कि कई बार होता है रिवेन्यू से रिलेटेड आइटम और कोई होते हैं कैपिटल नेचर के, तो अगर हम ये जो रिवेन्यू और कैपिटल के बीच का डिफरेंस है इसमें कोई गलती कर दें कि कोई रिवेन्यू का आइटम कैपिटल में डाल दें, तो वो होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर सीधा सा याद रखो, जो कैलकुलेशन से रिलेटेड एरर है वो होती है कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड नहीं, कंपनसेटिंग एरर मतलब ये होता है इसके अंदर कि कंपनसेट हो जाए वो एरर, यानी कि अगर हम टोटल करेंगे ना फाइनल, तो फाइनल बिल्कुल सही लगेगा हमें, यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों सही मैच हो जाएंगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि दो गलतियां हो जाती है। मान लो कि 100 रुपये से हमने कहीं पे आइटम कम लिखा, और ये यहाँ पर तो कम लिखा और कोई अलग आइटम जो है उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा से लिख दिया, तो यहाँ पर एरर जो अपने आप कंपनसेट होगी। एंट्री दो गलत है, लेकिन फाइनल अगर हम रिजल्ट देख रहे हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा, यानी कि वो एरर अपने आप कंपनसेट होगी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि रॉन्ग अकाउंट में या रॉन्ग साइड पे अगर हम एंट्रीज डाल देते हैं तो वो कौन सी एरर होती है? वो होती है एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन स्पेसिफिकली स्टेबलाइज्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ फार्मर्स एंड विलेजर्स। यानी कि जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, और जो विलेजर्स हैं, उनकी क्रेडिट से रिलेटेड जरूरत जो है, क्रेडिट यानी कि क्रेडिट का मतलब पैसे का जो उनको लोन वगैरह जो लेना पड़ता है, वो उसकी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है उसको बनाया गया, कौन से बैंक को बनाया गया? तो सब ऑप्शन नंबर ए है ICICI बैंक, देन है रीजनल रूरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। अब देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए उससे रिलेटेड है। SBI बात करें और ICICI बैंक करें, ये कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं, ये नॉर्मल बैंक है जो हमारी नॉर्मल फाइनेंशियल से रिलेटेड जो सिस्टम होता है उसके लिए। ऑप्शन नंबर बी है रीजनल रूरल बैंक। अब देखो, इसका नाम ही है रीजनल रूरल बैंक। ये बैंक स्पेशली गांव से रिलेटेड या जो फार्मर्स हैं उनके लोगों की जो फाइनेंस से रिलेटेड जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है, रीजनल रूरल बैंक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, नेशनल इनकम डिफर फ्रॉम द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बाय द अमाउंट ऑफ। अब देखो, ये इकोनॉमिक्स के अंदर अलग अलग टर्म होती है ना, NNP, एट फैक्टर कॉस्ट, NDP, GDP, ये सारी टर्म्स आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करनी है। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड है कि जो नेशनल इनकम है, हमारी नेशनल इनकम जो होती है वो डिफर करती है, अलग होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से, बाय द अमाउंट ऑफ, किस अमाउंट से। अब यहाँ पर मेन 3 कंसेप्ट होते हैं। देखो, एक तो होता है GDP, ठीक है, एक GDP को हम अगर GNP में बनाना है तो यहाँ पर D को हम N में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल बना रहे हैं। तो इस डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए क्या होता है कि दूसरे देशों से जो इनकम हमें प्राप्त हुई है वो
डी के अंदर जोड़ दें तो वो नेशनल बन जाती है, जीडीपी बन जाती है। फिर एक कंसेप्ट होता है जीडीपी को हमने एनडीपी बनाना है। एनडीपी यानी कि ग्रोस, जी का मतलब ग्रोस और एन का मतलब नेट। तो ग्रोस से अगर हमें नेट में कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन यानी कि जो हमारी स्थायी संपत्ति है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनमें पूरे साल के दौरान जितनी भी टूट फूट हुई है उसको अगर घटा दे तो ग्रोस से नेट बन जाता है। ठीक है। एक कंसेप्ट होता है फैक्टर कॉस्ट का और मार्केट प्राइस का, कि यानी कि एक तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे और एक मार्केट प्राइस पे। तो फैक्टर कॉस्ट में अगर हम टैक्स जो है वो ऐड कर दें और जो सब्सिडीज गवर्नमेंट से मिलती है उसको घटा दें तो ये मार्केट प्राइस बन जाता है। अब हमारी जो नेशनल इनकम है वो नेशनल इनकम को हम मतलब जो ये टर्म होती है वो होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। और यहाँ पर हमें सवाल में दिया गया है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि यहाँ पर बोला गया है एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे। तो अब इन दोनों में डिफरेंस पूछा है कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट मार्केट प्राइस, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनमें क्या अंतर होता है। तो अब देखो सीधा सा लिख लेते हैं, एक तो है मार्केट प्राइस और एक है फैक्टर कॉस्ट, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर ए है करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दूसरे देशों से जो हमें इनकम मिली है वो, या फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या फिर नेशनल डेट इंटरेस्ट, या इट डज नॉट डिफर, या कि भाई इनमें कोई अंतर ही नहीं होता, सेम होती है। तो अब देखो सेम तो नहीं होती, हमने पढ़ा कि जो ये है नेशनल इनकम है वो होती है फैक्टर कॉस्ट पे और यहाँ पर बोला गया है मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में मैंने क्या अंतर बताया, इनके अंदर अंतर होता है टैक्स का और सब्सिडीज का, यानी कि गवर्नमेंट जो बिजनेस कोई सामान हम गुड्स बनाते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगाती है और जो सब्सिडीज देती है उनका डिफरेंस। अब देखो जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर हम सब्सिडीज को माइनस कर दे तो इसको एक टर्म से डिफाइन करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो टैक्स हैं इनकी हम एडजस्टमेंट कर दें इसके अंदर नेशनल इनकम के अंदर तो वो बन जाती है मार्केट प्राइस। तो यानी कि मार्केट प्राइस में और फैक्टर कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, डैश रेफर्स टू डिस्पोजल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स यूनिट इन इक्विटी इन द मार्केट। अब देखो जो पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, मतलब गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, गवर्नमेंट का जो पैसा है वो उसके अंदर मतलब गवर्नमेंट की जो कंपनी या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन उसको वो आते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर। अब ये जो पब्लिक सेक्टर है इसकी जो यूनिट्स हैं यानी कि कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करते हैं, डिस्पोजल कर रहे हैं इक्विटी इन द मार्केट, मार्केट में अपनी इक्विटी, यानी कि उन्होंने जो भी शेयर्स ले रखे, मान लो गवर्नमेंट की कंपनी है कोई, मान लो एयर इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, अब तो इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया बट एयर इंडिया लेते हैं। अब इस एयर इंडिया ने कहीं मार्केट के अंदर इक्विटी शेयर्स खरीद रखे हैं कहीं से, और अब ये इन इक्विटी शेयर्स को डिस्पोज कर रही है, यानी कि इनको खत्म कर रही है, बेच रही है। तो ये जो गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है पब्लिक सेक्टर का, ये अपनी इक्विटी जो है वो मार्केट में डिस्पोज कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है, उसको बेच रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, मतलब इसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्लोबलाइजेशन के नाम से, प्राइवेटाइजेशन के नाम से, डिसइन्वेस्टमेंट या फिर लिबरलाइजेशन। अब देखो सबसे पहले इन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था, ग्लोबलाइजेशन एलपीजी पढ़ते हैं ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये पॉलिसी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था उसको बाहर दूसरे देशों के साथ लिंक करना, वो था ग्लोबलाइजेशन। फिर है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट का जो एक इंस्टीट्यूशन है उसको प्राइवेटाइजेशन करना, जैसे अब एयर इंडिया का किया था गवर्नमेंट ने, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन यानी कि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है उसको प्राइवेट लोगों के हाथ में दे देना, उसको बेच देना। फिर होता है कि डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है गवर्नमेंट ने कहीं भी पैसे लगा रखे हैं और उनको पैसों को अब गवर्नमेंट निकाल रही है, यानी कि एक तरह से मान लो कहीं पे कोई कुछ खरीद रखे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ सिक्योरिटीज खरीद रखी है और उन सिक्योरिटीज को अब वापस बेच रही है, तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब है कि जो चीज़ें, मतलब जो एक डिफिकल्ट रूल्स वगैरह का सिस्टम होता है ना, लाइसेंस वगैरह का, उनमें छूट देना, कि आसान करना नए बिजनेसेस का होना, मतलब ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन है उनको खत्म करना, उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। तो अब यहाँ पर इन सब का मतलब आपको पता चल गया। तो अब सीधी सी बात है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि डिस्पोज कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर की यूनिट इन इक्विटी इन द मार्केट, मार्केट में अपनी जो इक्विटी है उसको डिस्पोज कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डिसइन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आई होप कि आपको हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको मतलब ऐसी कोई और सीरीज भी चाहिए है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।